प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स का प्रैक्टिकल का वीडियो बना रहा हूँ। कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिकल का वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने बोर्ड में उद्देश्य लिख रखा है, अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना तथा दिए हुए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। यदि आप लोगों ने कक्षा 10 में प्रयोग किया हो तो कक्षा 10 में भी यह प्रयोग था, लेकिन कक्षा 10 में केवल इतना था कि अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना, यहां तक था कक्षा 10 में। लेकिन कक्षा 12 में क्या करना है कि दिए हुए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इस प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक उपकरण जो हैं वो है अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, संचायक सेल या जो बैटरी वाला सेल होता है वो सेल से भी हम कर सकते हैं, प्लग कुंजी, प्रायोगिक तार यानी जिस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, और संबंधक तारे का मतलब जो हम अमीटर वोल्टमीटर सारे जो कनेक्शन करेंगे उसको हम लोग संबंधक तारे बोलते हैं। फिर पहले उद्देश्य, फिर आवश्यक उपकरण, फिर सिद्धांत। इसका सिद्धांत आप लोगों को पता है। पहले तो ओम का नियम आप लोगों को आना चाहिए। ओम का नियम होता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। हम लोग कभी कभी ये भी कहते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो बहने वाली धारा लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां हमने कह दिया कि लगाए गए सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, यानी V/I = R। हम लोग हाई स्कूल में क्या पढ़े हैं, V प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर RI, तो वही आ जाएगा ना, V/I = R नियतांक। यानी जैसे जैसे हम धारा परिवर्तित करेंगे तो विभवांतर का मान चेंज होगा, विभवांतर का मान जो चेंज होगा उसका अनुपात नियत रहेगा। यहां तक तो कक्षा 10 हो गया, ठीक है। अब चालक, ये जो पदार्थ है चालक तार का, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है ρ बराबर RA/L, और A बराबर हो जाता है πr²/L। हम व्यास और त्रिज्या में संबंध की सहायता से इस सूत्र को और भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग जब फाइल में लिखेंगे तब भी यही क्रम रहेगा, उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत। सिद्धांत के बाद आता है प्रेक्षण तालिका। यानी यहां तक जो काम बताया मैंने वो थ्योरेटिकल था। अब आपको जो आवश्यक उपकरण है उनकी सहायता से रीडिंग निकालनी है, ठीक है ना। तो प्रेक्षण तालिका में नंबर 1, क्या करना, हमको प्रेक्षण निकालना है। इसका प्रेक्षण निकालना हमको, ठीक। प्रेक्षण निकालना है बेटा। तो प्रेक्षण में नंबर 1, V तथा I के लिए सारणी। नंबर 1, V तथा I के पाठ्यांकों, यानी जो रीडिंग हम निकालेंगे, पाठ्यांकों के लिए सारणी, ठीक। अब देखो बेटा, अमीटर और वोल्टमीटर दो चीजें हमारी इसमें मुख्य रूप से उपयोग हो रही हैं। तो हमको अमीटर का अल्पतमांक हमको निकालना रहेगा, ठीक। अमीटर का अल्पतमांक निकालना रहेगा और वोल्टमीटर का अल्पतमांक निकालना रहेगा। वोल्टमीटर का अल्पतमांक निकालना रहेगा। अब आपकी लैब में जैसा उपकरण है, आपके लैब में जैसा उपकरण है उसके अकॉर्डिंग अमीटर और वोल्टमीटर का अल्पतमांक निकल आएगा, ठीक है।
लैब में सबसे पहले जरूरी होता है उस उपकरण का अल्पतमांक निकालना। अल्पतमांक की परिभाषा पहले ही बता चुका हूं, एक बार और बता दे रहा हूं। किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक, किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक उस मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी राशि, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी राशि उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है। किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी राशि उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर स्केल रखी है, तो इसके में सबसे छोटा हम ये माप सकते हैं, ठीक है। ये इतना 1 सेंटीमीटर है और ये कितना हो गया 1 मिलीमीटर ना भैया। तो आपके लैब में कैसे अमीटर वोल्ट मीटर है, उस प्रकार से आप अल्पतमांक ज्ञात कर लेंगे। अल्पतमांक ज्ञात करने के बाद, अल्पतमांक ज्ञात करने के बाद आप टेबल बना लेंगे। ये टेबल सबको काम आएगी, ठीक है। ये आप टेबल बना लेंगे, ये आप इस टेबल बना लेंगे। ये किया मैंने और यहां से इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कहाँ क्या लिखना है वो मैं लिखे देता हूं, बाकी काम आपका अपनी लैब का रहेगा। यहां हम लिख देंगे क्रम संख्या या क्रमांक, क्रम संख्या या क्रमांक। यहां लिख देंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ठीक है। यहां लिख देंगे अमीटर का पाठ्यांक, ठीक है। भागों की संख्या, भागों की संख्या यहां लिख देंगे वोल्ट का ए में वी में। यहां फिर से भागों की संख्या यहां लिख देंगे एम्पियर काय में आई, ठीक है, ठीक। और यहां पे निकाल देंगे हम प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा R बराबर V बटे आई, ठीक है। तो जब हम प्रयोग करके वोल्ट मीटर और अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करेंगे, चेक करेंगे और फिर फार्मूला उपयोग करेंगे, तो यह देखेंगे कि धारा बढ़ाने पर या धारा में परिवर्तन करने पर विभवांतर में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन उनका अनुपात नियत आ रहा है, ठीक है, उनका अनुपात नियत आ रहा है। तो एक काम हुआ। इसके बाद क्या करना है हमको, तथा दिए हुए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मैंने फार्मूला बताया था अभी, रो बराबर आर इंटू पाई आर स्क्वायर बटे एल, ये फार्मूला लिखा था ना, मैंने मिटा दिया है ना। रो बराबर आर इंटू पाई आर स्क्वायर बटे एल, ये वाला फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया। नंबर 1 का काम यहां तक हो गया। अब देखो सूत्र हमारा ये लिखा है, आर हमको पहली वाली सारणी से मिल जाएगा, आर हमको पहली वाली सारणी से मिल जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा तार की लंबाई, नंबर 2 पे आ जाएगा तार की लंबाई, तार की लंबाई L, इसमें सेंटीमीटर में, यानी आप जो प्रायोगिक तार का प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रायोगिक तार की लंबाई नाप लेंगे, तो तार की लंबाई आ गई। तार की लंबाई के बाद देखो L हो गया, R हो गया, पाई का मान सबको पता है। अब ये स्मॉल r है त्रिज्या, तो जो तार हम लोग उपयोग कर रहे हैं उस तार की त्रिज्या, तो जैसे जैसे चीजें होती हैं उसके हिसाब से उसका मापन करने का उपकरण अलग अलग होता है। अब ये जो तार है, उस तार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए
हमको स्क्रू गेज या पेच मापी का उपयोग करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो मेरे पुराने वीडियो में जाकर के वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के प्रयोगों को देख सकते हैं। जिन बच्चों ने कक्षा 11 में प्रयोग नहीं किया होगा उनको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आप चाहें तो वहां से जाकर के आप स्क्रू गेज का प्रयोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 पे आ जाएगा तार के व्यास के लिए। व्यास के लिए, त्रिज्या के लिए, तार के व्यास के लिए सारणी। तार के व्यास के लिए सारणी। अब देखो यहां तार का व्यास कैसे ज्ञात करना है हमको? स्क्रू गेज से। तो जिस स्क्रू गेज का प्रयोग आप कर रहे हो, जिस स्क्रू गेज से आप तार का व्यास ज्ञात कर रहे हो, उस स्क्रू गेज का आपको अल्पतमांक भी पता होना चाहिए। स्क्रू गेज का अल्पतमांक। अल्पतमांक पिछले वीडियो में मैंने अल्पतमांक निकालने का फार्मूला बता रखा है और पूरा वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकाल लेंगे। स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकालने के बाद इसके लिए भी सारणी बनानी पड़ेगी। स्क्रू गेज का तार के व्यास के लिए भी सारणी बनानी पड़ेगी। तो यहां लिख दिया हमने क्रम संख्या। ठीक है, ये सारणी क्या बोलते हैं कि इस पेच मापी के लिए ये सारणी आपको जितने भी प्रयोगों में पेच मापी का प्रयोग होगा हर प्रयोग में ये सारणी उपयोग आ जाएगी। क्रम संख्या, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाना, वर्नियर पैमाना सारा अलग अलग रहता है, और ना होगा तो मैं दूसरा कोई वीडियो फिर से बना दूंगा ताकि आप लोगों के लिए रिवाइज हो जाएगा। मुख्य पैमाना, वृत्तीय पैमाना, मुख्य पैमाना, वृत्तीय पैमाना। ठीक है, मुख्य पैमाना को लिख देते हैं स्मॉल a सेंटीमीटर में, वृत्तीय पैमाना में 2 भाग कर देते हैं। खाना, और यहां पर खाना गुणे मैंने लिखा LC। LC का मतलब होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक। ये हो गया A, यहाँ हो गया B, यहाँ पे हम कर देंगे A प्लस B। A प्लस B के बाद हम यहाँ पर निकाल देंगे बेटा इसका माध्य। ठीक है, तो स्क्रू गेज की सहायता से हम तार के पदार्थ का व्यास ज्ञात कर लेंगे। जब तार के पदार्थ का व्यास ज्ञात कर लेंगे तो हम इसको इसमें रख देंगे फार्मूले में। जब फार्मूले में रख देंगे तो हमारा कुछ विशिष्ट स्रोत का मान आ जाएगा, यानी उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, सिद्धांत के बाद प्रेक्षण तालिका, प्रेक्षण तालिका के बाद जो हेडिंग आती है उसको बोलते हैं गणना या परिकलन। गणना या परिकलन, कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन, परिकलन। किसी किसी किताब में गणना भी लिखा रहता है, परिकलन। ठीक है, जब परिकलन करेंगे तो निकालेंगे, फिर विशिष्ट प्रतिरोध के लिए गणना कर लेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए गणना कर लेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध निकल आएगा, रो का मान जो भी आएगा। जब रो का मान निकल आएगा इसके बाद फिर हेडिंग आती है परिणाम। ठीक, तो परिणाम में जो हमने निकाला, पहले हम निकालेंगे V/I कांस्टेंट निकालेंगे और उसका ग्राफ भी खींचेंगे। ठीक है, तो अभी जब मैं अपने विद्यालय में प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो जो रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ग्राफ खींचना बता दूंगा। पिछले साल जो मैंने प्रैक्टिकल कराया था उसका ग्राफ बना रखा है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, फोटो भी डाल दूंगा। इस तरीके का ग्राफ आता है इसका ओम की नियम का सत्यापन का। ठीक है ना, इस तरीके ग्राफ आएगा। परिणाम, परिणाम के बाद फिर क्या लिखते हैं? परिणाम के बाद लिखते हैं बेटा सावधानियां। ठीक है, परिणाम के बाद सावधानियां। तो प्रत्येक प्रैक्टिकल में कितने चरण होते हैं? उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, प्रेक्षण तालिका, प्रेक्षण तालिका के बाद परिकलन, परिकलन के बाद परिणाम, परिणाम के बाद सावधानियां। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया
कि आपको क्या क्या करना रहता है। आप क्या करिए कि उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत और प्रेक्षण तालिका। प्रेक्षण तालिका जो बनाइए वो थोड़ा लंबी बना लीजिए। प्रेक्षण तालिका बना के आप लोग अपने अपने विद्यालय में जाकर जहां आप पढ़ते हैं तो उपकरणों की सहायता से रीडिंग लीजिए। उपकरणों की सहायता से रीडिंग लेने के बाद, उपकरणों की सहायता से रीडिंग लेने के बाद ही आप आगे काम कर पाएंगे। इसमें दो टेबल बनेंगी, एक VI के लिए, दूसरा प्रायोगिक तार के व्यास की गणना के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को इसी प्रकार देखते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।